Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the Gauss's law. ठीक है. Before that हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं वॉच किया है तो प्लीज आई रिकमेंड यू कि पहले वो वीडियो वॉच करो. आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो ऑफ द Gauss's law. ठीक है. तो Gauss's law होता क्या है? It just tell us that how much the electric flux. ये जो Gauss's था, गॉसेस ने किसके अबाउट लॉ दिया था कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स टर्म क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस. तो गॉसेस ने बस इसी से ही रिलेटेड एक लॉ दिया. उसने बोला कि भाई अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की. क्लोज सरफेस क्या होता है? मतलब जो चारों डायरेक्शन से एक तरफ से क्लोज हो. ठीक है. तो इस क्लोज सरफेस के अबाउट गॉसेस ने लॉ दिया था. तो इसने बोला था कि अगर आप एक क्लोज सरफेस के अंदर आप एक चार्ज रख देते हो या नंबर ऑफ चार्जेस रख देते हो, तो भाई जो के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा. तो उसी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस ने लॉ दिया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखी है. तो स्टेटमेंट थोड़ी सी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स टर्म में अगर आपको याद है तो क्लियर है बात. ठीक है. तो क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes over a closed surface area. कि भाई अगर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लेते हैं और which is passes over a closed surface area, ठीक है, in the vacuum. कहाँ पे? वैक्यूम में. is 1 upon epsilon naught time. किसके बराबर होगा? 1 upon epsilon naught, where epsilon naught is but the permittivity of the free space. ठीक है. 1 upon epsilon naught times the टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस. भाई उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है. तो इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं. जैसे मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में मैंने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर कर लिया विच इज द क्लोज्ड वन. ठीक है. दैट सरफेस विल बी द क्लोज्ड वन अराउंड द ऑल डायरेक्शंस. क्या हुआ? ऑल डायरेक्शंस की तरफ ही क्लोज्ड है. तो यहां से ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्शंस कैसी होगी? कुछ इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस की. ठीक है. तो गॉसेस ने बस इसी के ही रिलेटेड ये लॉ दिया कि वो इस पूरे की पूरी क्लोज सरफेस के अबाउट कितना फ्लक्स जो है वो बाहर निकल रहा है. ठीक है. फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कितनी बाहर निकल रही है. ठीक है. तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पीछे किया था. ई डी ए cos ऑफ थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कंडीशन पढ़ी थी. तो यहाँ पे लिखा है फ्लक्स. फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस. मतलब जितने भी छोटे छोटे सरफेसेस हम कंसीडर करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया, यहाँ पे भी एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. जहां जहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जाएंगी वहां पर मैंने एक छोटे सरफेसेस कंसीडर किए. ठीक है. तो इन छोटे सरफेसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन सभी का इंटीग्रेशन कर दिया. मतलब पूरे के पूरे सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ये जो सर्कल हमने लगाया है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड सरफेस को. ठीक है. इज इक्वल टू क्यू नोट टाइम, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम. इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम क्यू नेट. क्यू क्या होगा? दैट इज द नेट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस. हम यहाँ पे सिर्फ वही चार्ज को कैलकुलेट करेंगे जो इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा. जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेंटर में पड़ा है, एक नेगेटिव चार्ज है. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? हम इन सभी को, जितने भी चार्जेस हैं इस सरफेस के अंदर आ रहे हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे और नेट चार्ज निकालेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो यही बोला गया कि भाई जो नेट चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लो, यू इजिली गेट दैट फ्लक्स. आपको क्या मिल जाएगा? वहां से फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रही हैं वो कितनी होंगी वो आप लोगों को इजिली यहां से मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस गॉसेस लॉ. तो यही है गॉसेस लॉ के अबाउट. ठीक है. क्या है? द टोटल फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज्ड सरफेस. इस चीज का खास करके ध्यान रखना. क्या है? क्लोज सरफेस में पास कर रही है.
in the vacuum is 1 upon epsilon naught time, 1 upon epsilon naught time the total charge inside that surface, ठीक है। और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है, phi E is equal to integral of the electric field over a closed surface is equal to Q net total charge, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, उस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, यू इजीली गेट दैट फ्लक्स। क्लियर होगी बात ये। तो दिस लॉ इज गिवन बाय द गॉसेस लॉ। अब हमें इसका प्रूफ करते हैं कि भाई गॉसेस ने ये जो लॉ दिया है, ठीक है, क्या ये मैथमेटिकली प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो इसने बोला कि भाई अगर हम एप्सिलॉन नॉट से जो जितना चार्ज था उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें टोटल फ्लक्स वहां पे मिल जाएगा। तो उसी टोटल फ्लक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है, फ्लक्स दैट इज phi E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस E डॉट ds, ठीक है, इज इक्वल टू Q नेट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। नाउ दिस चार्ज इज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चार्ज के सराउंडिंग में क्लोज्ड का पाथ कंसीडर कर लेते हैं। किसी भी शेप साइज का हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं क्लोज पाथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दैट क्लोज पाथ विल बी कॉल्ड एज द गॉसियस पाथ, ठीक है। गॉसियन लूप बोला जाता है इसको। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इसको सेंटर में बना देते हैं, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। अब यहाँ से इससे ओब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, बाहर की तरफ ड्रॉप होंगी, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। अब इस सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं। अब इस एरिया एलिमेंट का वेक्टर जो जाएगा दैट इज आउटसाइड, ठीक है, दैट इज आउटसाइड डायरेक्शन में। अब इस चार्ज की वजह से इस छोटे से एरिया के ऊपर, जिस एरिया को हमने कितना माना है, ds माना हुआ है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, उसको ड्रॉ करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी बाहर की डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात है। तो ये जो सरफेस है ये सर्कल नहीं है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में नहीं होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, एक होलो स्फीयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि चार्ज भी हमारा एक स्फीयर की फॉर्म में ही होता है। तो उसी फॉर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। कैसा, एक बॉल की शेप का होगा। अगर हम एक बॉल ले लेते हैं तो उसका सरफेस जो है वैसे ही इस गॉसियन सरफेस की शेप होगी। क्लियर होगी बात। तो हमने एक स्फेरिकल कंसीडर किया हुआ है इस चीज को प्रूव करने के लिए। सो नाउ वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, दैट इज इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूव कर देते हैं। तो वी कैन इजीली प्रूव दैट लॉ, द गॉसेस लॉ को हम इजीली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। फिर बात, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, E डॉट ds। अरे भाई ये ds एलिमेंट जो है एक ही तरफ थोड़ी ना रहेगा, यहाँ भी थोड़ा ना होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये ds एलिमेंट हर एक जगह पे हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रल किया। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो। अगर मैं एक सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो उसका नॉर्मल जो है ऊपर की तरफ जाएगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जैसे मेरा हाथ ये है, सरफेस है, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इन द सिमिलर मैनर ये जो मैंने स्फीयर कंसीडर किया तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट का नॉर्मल उसकी तरफ ही क्या होगा, इसका नॉर्मल ड्रॉप होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ds, और इन केस अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करनी है तो डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं बाय n कैप। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, ठीक। और सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम r मान लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन r कैप आ जाएगी, कोई इशू नहीं यहाँ पे। क्लियर है। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है सेम ही जा रही है, कहीं पे भी हम इसको ड्रॉ कर लो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। क्लियर बात है। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम अगर इसको ओपन कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद हमारे पास कौन सा एंगल लिया जाता है, सॉरी यहाँ पे अब वेक्टर नहीं लगाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos ऑफ थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कौन सा एंगल यूज करेंगे, cos ऑफ थीटा एंगल यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ थीटा कम्स आउट टू बी बाय दिस डायग्राम
we can say that the theta at all the point will comes out to be 0 degree between what E and ds. E और ds के वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास E ds cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू द व्हाट 1। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर लास्ट टाइम की वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं तो मच बेटर, अगर नहीं देखी हैं तो गो टू द प्रीवियस वन वीडियोस टू वॉच आउट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है दैट इज K Q चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं भाई स्मॉल q अपॉन कितना होता है r स्क्वायर। साथ में हम यहाँ पे डायरेक्शंस की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम साथ में r कैप लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? ये सिंगल एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सर्टेन डिस्टेंस पर इस सरफेस के पास कितनी बन रही है तो वो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को उठाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अल्टीमेटली वी गेट दैट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे अब E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दैट विल कम्स आउट टू बी K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप इनटू ds। और वेक्टर्स यहाँ पे हटा दिए तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी n कैप। जरूर बात है। तो भाई जब हम वेक्टर्स डायरेक्शंस को अगर हम देखते हैं तो दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर ही आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल देते हैं भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। चार्ज जो हम इस क्लोज सरफेस के अंदर ले रहे हैं वो भी तो कांस्टेंट ही है, वो वेरी थोड़ा ना किया हमने। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, r स्क्वायर इंटीग्रेशन अब किसकी बची है हमारे पास ओवर द ds, यानी कि छोटे से एलिमेंट्स की वजह से जो हमारे पास सरफेस वैल्यू बन रही है उसकी वजह से ये वैल्यू है। ठीक है भाई, r और n कैप जो होंगे हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे दैट विल बी इक्वल टू द r कैप n कैप विल बी इक्वल टू द 1। ठीक है, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। वी हैव इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं, एलिमेंट कितने सरफेस में है ये पूरी एक स्फीयर की फॉर्म है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इनटू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल कम्स आउट टू बी 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमारे पास जो स्फीयर है एक बॉल की शेप में तो इसका बाहर का सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो उस वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो भाई कैंसिल आउट क्या हो रहा है 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर के साथ r स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या फिर दैट इज नॉट E, दैट विल कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा एंड विच इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड। यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी गॉसेस थ्योरम में कि गॉसेस ने बोला था कि भाई E डॉट ds जो है वो किसके बराबर होगा द Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम नेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जो प्रूव करने के लिए चार्ज लिया है क्लोज सरफेस के अंदर वो क्या है सिंगल एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर एट सिंपल Q। इज दैट क्लियर? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द गॉसेस लॉ। ठीक है, थैंक यू ऑल।